हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरीश कुमार अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एक वीडियो जनरल साइंस का नॉर्मल जो बेसिक कंसेप्ट वाला जो वीडियो था वो मैंने अपलोड किया है और आप लोगों का शानदार जो प्यार मुझे मिला उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के सामने जनरल साइंस के सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग बस यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, आगे सारा आसमां बाकी है, आगे सारा आसमां बाकी है। तो एक बार फिर से मैं हरीश कुमार आपके इस YouTube चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज बायोलॉजी के टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अपन ह्यूमन सिस्टम को पढ़ेंगे, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं। और टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो रियल में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और किस प्रकार से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। टॉपिक अपना लेंथी चलेगा और हो सकता है 2-3 वीडियो के अंतर्गत मैं इसको कंप्लीट कर दूं, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। आपको जनरल साइंस की कोई भी बात रटनी नहीं है, हर चीज़ को समझ करके चलना है। तो ज़्यादा देर ना करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टॉपिक, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। रियल में पाचन क्या है, तो देखो मैं आपको 2 छोटी बातें बताता हूँ। और वो छोटी बातें क्या हैं, अपन सभी के सभी लोग जटिल, ठोस और अघुलनशील पदार्थ खाते हैं। दोस्तों क्या खाते हैं? जटिल, ठोस और अघुलनशील पदार्थ खाते हैं। जिस वजह से जटिल, ठोस और अघुलनशील पदार्थ खाते हैं और इन पदार्थों का विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों के द्वारा, ध्यान देना मैं ये नाम लिख रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों के द्वारा इन सारे के सारे पदार्थों को जटिल से तो क्या बनेंगे दोस्तों? सरल। ठोस से क्या बनेंगे? तरल। और अघुलनशील से क्या बनेंगे? घुलनशील। ये आपकी डेफिनेशन लो डाइजेशन की। तो अपन खा क्या रहे हैं? जटिल, ठोस और अघुलनशील पदार्थ अपन खाते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। और विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम क्या करते हैं? इसको, जटिल को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, ठोस को तरल में कन्वर्ट करते हैं और अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप लोगों के डाइजेशन की बहुत सटीक डेफिनेशन हो चुकी है। तो याद रखना, जटिल, ठोस, अघुलनशील भोज्य पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल, तरल और घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को कहा जाता है पाचन या डाइजेशन। और आगे अपन इसकी बात करें तो आपको एक छोटी सी बात, में छोटी क्लासों की एक बात बताता हूँ। अपन लोग संतुलित भोजन की बात करते हैं। संतुलित भोजन क्या होता है? बैलेंस फूड। तो ध्यान से देखना, संतुलित भोजन की यदि मैं बात करूं तो क्या है ये भोजन? ऐसा भोजन जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। उस भोजन को अपन कौन सा भोजन बोलते हैं? संतुलित भोजन बोलते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व निश्चित या उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे कहा जाता है बैलेंस फूड, संतुलित भोजन। और इस संतुलित भोजन के 6 मुख्य अवयव माने गए हैं, जिनमें से अपन बात करें, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 खनिज लवण और नंबर 6 जल। तो दोस्तों ये आपके संतुलित भोजन के अवयव हैं।
हालांकि ये संतुलित भोजन क्या हुआ, यानी कि इन सभी के सभी पॉइंटों को अपन पढ़ेंगे पोषण वाले टॉपिक में। न्यूट्रिशन नाम का एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जहाँ से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा आपको ही पता है कि विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ छोटी सी बात बता रहा हूँ, जबकि इसका टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे पोषण का, न्यूट्रिशन का, वहाँ अपन इनको बहुत क्लियर रूप से समझ लेंगे। आज आपको याद क्या रखना है, संतुलित भोजन ऐसा भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित होते हैं। और यहाँ बात करें तो ये संतुलित भोजन के 6 अवयव आप लोगों को याद रखना है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण और नंबर 6 जल। तो इन सब के अपन बात करें तो याद रखना दोस्तों, एक विशेष बात मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों से अपन को क्या मिलती है दोस्तों, एनर्जी मिलती है। इनके डाइजेशन के बाद अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि एकमात्र ऐसा पोषक तत्व कौन सा है जिसका बिना पाचन क्रिया के सीधा ही अवशोषण होता है। याद रखना, विटामिन का कभी डाइजेशन भी नहीं होता है बिना पाचन क्रिया के, बिना पाचन क्रिया के डायरेक्ट ही इसका क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। दूसरी मैं बात करूं तो विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी भी नहीं मिलती है। विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती। फिर भी अपन इनको क्यों खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यदि अपने शरीर में प्रॉपर वे के विटामिन नहीं जाएंगे तो अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जैसा कि आप सबको विदित है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। टॉपिक की अपन बाद में बात करेंगे। तो वापस अपन बात करें तो जितने भी जटिल भोज्य पदार्थ हैं, उन जटिल भोज्य पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है दोस्तों आपकी डाइजेशन। और डाइजेशन की यदि अपन बात करें तो मनुष्य के शरीर की, याद रखना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें पर लेकर के चल रहे हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें तो इधर भोजन का पाचन जिस नलिका के माध्यम से होता है उसे कहा जाता है आहार नाल या भोजन नलिका। आहार नाल या भोजन नलिका। तो आहार का मतलब भी क्या होता है, भोजन होता है, नाल का मतलब नलिका है। और मनुष्य के अंदर इस आहार नलिका की जो लंबाई होती है दोस्तों, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है, 8 से 10 मीटर होती है। आहार नलिका की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। और ये कुंडलित अवस्था में पाई जाती है, कुंडलित अवस्था में उपस्थित होती है। अब आप बोलोगे कि सर अपने शरीर की लंबाई तो 8 से 10 मीटर है ही नहीं, फिर ये नलिका कहाँ घुसी हुई है। तो याद रखना दोस्तों, ये कुंडलित अवस्था में होती है, कुंडलन बना करके रखती है। तो आहार नलिका या भोजन नलिका की लंबाई कितनी, 8 से 10 मीटर। कौन सी अवस्था में है, कुंडलित अवस्था में है। फिर अपन बात करें तो इस आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है, आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रारंभिक भाग दोस्तों कहलाता है इसका मुख्य। और अंतिम जो भाग होता है कहाँ जाकर के खत्म होती है, अंतिम भाग होता है इसका गुदाद्वार या मलद्वार, गुदाद्वार या मलद्वार। तो आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग है वो कहलाता है मुख्य और अंतिम भाग क्या कहलाता है, गुदाद्वार या मलद्वार कहलाता है। फिर पॉइंट की बात करूं तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबा भाग कौन सा होता है दोस्तों, छोटी आंत होती है, छोटी आंत। और इस छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 6.5 मीटर। तो याद रखना आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी है, 6.5 मीटर। इसके अलावा अपन बात करें तो ध्यान देना, अपनी आहार नाल के कुछ पॉइंट चलेंगे, कुछ अंग चलेंगे, और उनमें से मैं आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पहले बता देता हूं। अधिकांश भोजन का पाचन
और पचित भोजन का अवशोषण। ये 2 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। पहले की कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था कि आहार नाल का वह भाग जहां भोजन का पाचन होता है, जहां भोजन का अवशोषण होता है, तो ऑप्शन के रूप में आपको छोटी आंत मिला करता था। लेकिन आजकल ये पॉइंट और डीपली जा चुका है, क्योंकि छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो वहां पर अपन छोटी आंत का पार्ट आएगा तो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि भोजन का पाचन और पचित भोजन का अवशोषण आहार नलिका के कौन से भाग में होता है, तो वो कौन सा भाग आपका छोटी आंत है। इसके अलावा अपन बात करें तो देखो दोस्तों, मैं आपको 2 क्रम बता रहा हूं। एक क्रम तो है भोजन मार्ग का क्रम, भोजन मार्ग का क्रम कि भोजन किस किस अंग से होकर के जाता है, और दूसरे क्रम की अपन बात करेंगे तो वो है भोजन का क्रम, भोजन का क्रम। और याद रखना दोस्तों, यहां से इस बार फर्स्ट ग्रेड के पेपर में एक क्वेश्चन छपा था। किस प्रकार का प्रश्न आया था अभी देखो, अपन देख लेते हैं। भोजन मार्ग के क्रम की बात करें तो सबसे पहले भोजन किस में जाता है दोस्तों? मुख में जाता है। सबसे पहले अपन भोजन किस में डालते हैं? मुख में डालते हैं। मुख के बाद भोजन जाता है बक्कल केविटी में। बक्कल केविटी का मतलब मुख गुहा। मुख गुहा के बाद भोजन जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ग्रसिका में, और ग्रसिका से भोजन जाता है आमाशय में। आमाशय से जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। हालांकि बड़ी आंत में अपन भोजन नाम नहीं दे सकते, क्योंकि छोटी आंत में ही पचित भोजन का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। तो ये क्रम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। सबसे पहले भोजन किस में गया? मुख में गया। मुख से भोजन कहाँ गया? मुख गुहा में गया। मुख गुहा से कहाँ गया? ग्रसनी में। ग्रसनी से ग्रसिका में। ग्रसिका से आमाशय में। आमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में। देखो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इसी बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, भोजन का सही क्रम कौन सा है। तो भोजन का जो सही क्रम है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। सबसे पहले अपन भोजन को खाते हैं दोस्तों, मतलब भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं। अंतः ग्रहण का मतलब अंदर लेते हैं, इसको मुंह में डालते हैं, और अंतः ग्रहण के बाद होता है भोजन का डाइजेशन। क्या होगा? पाचन होगा। और पाचन की क्रिया के बाद पचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण। मतलब अपने शरीर के लिए जितना भी आवश्यक पोषण था, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट थे, उन सभी का अवशोषण कर लिया जाएगा। और अवशोषण के बाद की क्रम जो आती है वो है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण का मतलब है हमें भोजन के अवशोषण के बाद एनर्जी मिलती है, और इसके बाद बचा खुचा शेष जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसे उत्सर्जन या बहिष्करण के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। अब आपके सामने वो ऑप्शन में ये डालता कैसे है, जैसे आपको ये क्रम अच्छी तरीके से याद है। सबसे पहले भोजन को अंतः ग्रहण करेंगे, अंतः ग्रहण के बाद भोजन का पाचन होगा, पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, और स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन की क्रिया शरीर से बाहर निकाल देंगे अपन मल को। तो ये आपको देगा कैसे? वो अंतः ग्रहण को अवशोषण की जगह ले जाएगा, पाचन को शुरू में दे देगा, स्वांगीकरण को लास्ट में कर देगा, उत्सर्जन को पहले ले आएगा। तो ये आपके सामने इसका क्रम चेंज किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ध्यान देना, भोजन का पाचन आहार नलिका या भोजन नलिका में हो रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। कौन सा फॉर्म में पाई जाती है? कुंडलित अवस्था में होती है। आहार नलिका का जो प्रारंभिक भाग है वो मुख, मतलब अपनी आहार नाली स्टार्ट कहाँ से होती है? मुख से। और ये अंतिम भाग कहलाता है इसका गुदा द्वार या मल द्वार। आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग है वो छोटी आंत का है, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर है। भोजन का अधिकांश पाचन और पचित भोजन का अवशोषण आहार नलिका के कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। ये भोजन मार्ग का क्रम है। सबसे पहले भोजन मुख में जाएगा, मुख से मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसिका में, आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। और ये आपका हो गया भोजन का क्रम। सबसे पहले भोजन को खाया जाएगा, फिर पचित भोजन का पाचन होगा, फिर पचित भोजन का अवशोषण होगा, फिर अवशोषण के बाद अपन को एनर्जी मिलेगी, और लास्ट में बचा कुचा वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे।
देखो आगे अपन बात करें तो इस पाचन तंत्र के 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं अपने, और वो क्या है देखो। देखो अपना जो आमाशय है स्टमक, इस आमाशय की यदि अपन बात करें तो आमाशय के अंदर कर्माकुंचन की गति, कर्माकुंचन की गति सर्वाधिक होती है। कर्माकुंचन की गति सर्वाधिक होती है। अब कर्माकुंचन की गति क्या है, देखो आपका, आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट बाहर आ जाता है, और जब 2-3 दिन कोई खाना नहीं देता तो चिपक जाता है ना, एकदम से बहुत अंदर चला जाता है। और आप लोगों को भी पता है कि जो लोग ज़्यादा डाइट करते हैं, ज़्यादा भोजन के शिकार हो चुके हैं, वो मोटे होते होते पप्पू सिंह हो जाते हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता। तो इंसान को डाइट भी फिक्स मेंटेन करके खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ भी जो अनाप शनाप आ लिया वो इस पेट में डाल लिया, क्योंकि इसकी भी एक कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपन को भोजन अंदर डालना चाहिए। तो कर्माकुंचन की सर्वाधिक जो गति होती है वो आहार नलिका की किस पार्ट में होती है, आमाशय में, स्टमक में होती है। और मलाशय की यदि बात करूं तो मलाशय के अंदर जो कर्माकुंचन की गति है दोस्तों वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। मलाशय मल का स्टोरेज करता है या मल संग्रहित रहता है, तो कर्माकुंचन की सर्वाधिक गति आहार नलिका की किस पार्ट में होती है, आमाशय में, और सबसे कम जो गति होती है वो किस में होती है, मलाशय में। इसके अलावा अपन बात करें तो मनुष्य सेल्यूलोज, मनुष्य की इस आहार नलिका के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होगा दोस्तों। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। अपन कितना भी सेल्यूलोज खा लें, किसी भी प्रकार के सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन करने वाला सेल्यूलेज एंजाइम, सेल्यूलोज का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, सेल्यूलेज एंजाइम करता है। और ये सेल्यूलेज एंजाइम दोस्तों याद रखना अपने शरीर में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि भोज्य पदार्थों, जटिल भोज्य पदार्थों का विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन पाचन कहलाता है। और यहाँ पर ये बात साफ क्लियर हो रही है, जब अपनी आहार नलिका के अंदर, अपने शरीर के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम ही उपस्थित नहीं है तो सेल्यूलोज किसका डाइजेशन करता है, सेल्यूलेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है। तो याद रखना किसी भी प्रकार के सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम क्या दोस्तों, एब्सेंट है। इसके अलावा अपन बात करें तो बड़ी आंत का एक पार्ट आता है, बड़ी आंत का एक भाग है, और उस भाग का नाम है दोस्तों सिक्कम। क्या नाम है इसका, सिक्कम। और इस सिक्कम की यदि मैं बात करूं तो इसे अंधनाल भी कहा जाता है, अंधनाल, या फिर इसे कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका, या फिर इसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये नाम आपका सुना हुआ है, काफ़ी बार आप ये सुनते हैं कि उनके बच्चे के अपेंडिक्स का दर्द आ गया। तो याद रखना दोस्तों, ये जो सिक्कम पार्ट, अंधनाल, कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है, वो मनुष्य की आहार नाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मानव की आहार नाल का अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है दोस्तों, अवशेषी अंग है। तो याद रखना अवशेषी अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जो अपने पूर्वजों में विकसित थे, ऐसे अंग जो अपने पूर्वजों में विकसित थे लेकिन आज अपने शरीर में वो सिर्फ और सिर्फ एक अवशेष के रूप में उपस्थित हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं। तो इन सारे अंगों को अपन अवशेषी अंगों के नाम से जानते हैं। मतलब जो पूर्वजों में विकसित थे, किसी न किसी काम को संपादित किया करते थे, लेकिन आज के वर्तमान युग के टाइम की अपन बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर ये सिर्फ एक अवशेष के रूप में उपस्थित हैं, जिन्हें अवशेषी अंग या अवशेषांग कहा जाता है। अवशेषी अंग या अवशेषांग के नाम से इनको जानते हैं। तो उसका नाम आपको याद रखना है, कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है।
अब देखो दोस्तों, अपन एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भोजन किस में गया, मुख में गया। मुख के बाद भोजन जाता है मुख गुहा में, बक्कल केविटी में, और मुख गुहा के बाद ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, तो लास्ट में बड़ी आंत। तो एक एक पॉइंट को अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी, मुख की, माउथ। मुख क्या है देखो, आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी। कई बोलते हैं कि सर ये पूरा मुख है, ये पूरा मुख नहीं है दोस्तों, ये तो फेस है, चेहरा है। ये तो अपना मुख क्या, अपने दो ओष्ठ हैं, एक ऊपर वाला ओष्ठ, एक नीचे वाला ओष्ठ, होठ जिसको अपन बोलते हैं। एक ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, वो स्पेस क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है अपना। तो छोटी सी ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। ऊपरी ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब है होठ, एवं निचले ओष्ठ के बीच का, निचले ओष्ठ के बीच का दरार नुमा भाग क्या कहलाता है दोस्तों, मुख कहलाता है। तो ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के बीच का जो स्पेस आप लोगों को नजर आ रहा है, वो स्पेस ही क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। तो सबसे पहले भोजन किस में गया, मुख में गया, और मुख के बाद जो भोजन जाता है वो जाता है मुख गुहा में, बक्कल केविटी में जाता है। और मुख गुहा क्या है, आप लोगों को पता है कि आपके दांत, जीभ, लार ग्रंथि और तालु, मतलब अंदर जो आपका एक गुब्बारा सा है, वो आपकी मुख गुहा है, बक्कल केविटी कहलाती है। और इस बक्कल केविटी के अंदर 4 मुख्य ऑर्गन्स उपस्थित हैं। जो भोजन के पाचन की अपन बात करें तो यहाँ किस किस प्रकार से भोजन को चबाया जाएगा, भोजन के अंदर लार मिक्स की जाएगी, तो ध्यान से सुनते जाना इनको। मुख गुहा के अंदर 4 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका तालु, दूसरा आता है दोस्तों दांत, तीसरा आता है लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड, और चौथा आता आपका तालु हो गया ना, चौथी आती है आपकी जीभ, टोंग्यू। ये आपकी मुख गुहा में 4 विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स उपस्थित हैं। नंबर 1 तालु, नंबर 2 दांत, नंबर 3 लार ग्रंथि और नंबर 4 जीभ। याद रखना, नंबर 1 तालु, नंबर 2 दांत, नंबर 3 लार ग्रंथि और नंबर 4 जीभ। एक एक पॉइंट को अपन बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं लेकर के चल रहा हूं आपके तालु को। पैलेट क्या है देखो दोस्तों, ये तालु की अपन बात करें तो आप अपनी उंगली को यदि बिल्कुल ऊपर डालेंगे, मुख में बिल्कुल ऊपर डालेंगे एकदम, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल हार्ड संरचना आपको महसूस होगी। ये हार्ड जो संरचना है, इसके जस्ट पीछे सॉफ्ट स्ट्रक्चर भी है। ये आपका तालु है। तो आपकी जीभ के ऊपर का जो भाग है, जिसको आप छत नाम दे सकते हैं, वो आपका तालु का पार्ट है। तो तालु है वो 2 तरह के हैं। एक है दोस्तों कठोर तालु और दूसरा है दोस्तों कोमल तालु। अब आप उंगली डालकर के आराम से पता लगा सकते हैं कि कोमल तालु तो कौन सा है और कठोर तालु कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कोमल तालु है वो तो है पीछे वाला तालु। कोमल तालु सॉफ्ट जो आपका पैलेट है वो तो पीछे वाला है, और कठोर तालु कौन सा है, आगे वाला तालु कठोर तालु कहलाता है। तो ध्यान देना, कठोर तालु का कौन सा पार्ट है, अग्रभाग है। आप आराम से पता लगा सकते हैं इनको स्पर्श करके, क्योंकि आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे जल्दी सीख पाएंगे। तो कठोर तालु का आगे वाला पार्ट है, और ये किससे बना हुआ है, ये मैक्सिला एवं पेलेंटाइन अस्थियों से बना होता है। किससे बना होता है, मैक्सिला और पेलेंटाइन अस्थियों से बना हुआ तालु का कौन सा पार्ट आपका, मैक्सिला पार्ट। पेलेंटाइन अस्थि का बना हुआ है आपके तालु का आगे वाला भाग। और कोमल तालु की बात करें तो ये तालु का कौन सा पार्ट है, ये पीछे वाला भाग है, और ये बना हुआ होता है संयोजी उत्तक एवं पेशियों का।
दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। कठोर तालु, तालु का अग्रभाग है जो मैक्सिला और पेलेंटाइन अस्थियों से बना हुआ है, और कोमल तालु, तालु का पीछे वाला भाग है जो संयोजी उत्तक और पेशियों का बना हुआ होता है। इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करें तो कठोर तालु के आगे वाले भाग पर, मतलब आप दांत के अंदर वाले भाग पर यदि उंगली को फिराएंगे तो आपको अरावली पर्वतमाला किसी कुछ श्रृंखलाएं नजर आएंगी। आपको आराम से पता चल जाएगा, उंगली को दांत के अंदर वाली साइड में घुमाना आपको, तो आपको ऐसे ऐसे उभार उभार से दिखेंगे। और ये अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है इसे कहा जाता है तालवरगी, तालवरगी या फिर तालुवालियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तालुवालियां। अब सर ये तालवरगिया तालुवालियां काम क्या करती हैं? तो जिस टाइम अपन बात करें तो तालवरगिया तालुवालियां क्या करती हैं, यदि आप नीचे मुंह करके खाना खाते हैं तो भी भोजन चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से रोकती हैं। तो इनका काम क्या है? ये भोजन चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से रोकती है। ये आपकी तालवरगी का काम है, रोकती है। तो याद रखना, तालवरगिया तालुवालियों का काम क्या हो गया? भोजन चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से कौन रोकती है? तालुवालियां रोकती है। जो कौन से तालु का पार्ट है? कठोर तालु का पार्ट है। फिर कोमल तालु की यदि मैं बात करूं तो कोमल तालु की का भी एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है। आपकी जो मुख गुहा है, मुख गुहा का जो अंतिम पार्ट है वहां पर एक बालाजी की यू आकार की घंटी लटकी हुई है। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने से पहले आप उस घंटी को बजाते हो ताकि आपका भगवान अंदर सो रहा है वो जग जाए कि मेरा कोई भक्त आया है और आपको वो आशीष दे। इसी प्रकार की ताली आपके इस मुख गुहा के पार्ट में भी लटकी हुई है, जो पश्च तालु का पार्ट, याद रखना पीछे वाला बिल्कुल सॉफ्ट भाग है वो। और याद रखना उस यू आकार की घंटी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखना उसे कहते हैं वीलम पेलेटाई। टाई है वो भी एक टाई, जैसे गले में टाई बंधती है वो भी एक टाई लटकी हुई है। या फिर इसे कहा जाता है ऊवुला। क्या बोलते हैं इसको? ऊवुला या विलम पेलेटाई। अब सर इनका तो काम आपने बता दिया कि तालवरगी भोजन चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से रोकती हैं, लेकिन ये ऊवुला विलम पेलेटाई क्या काम करता है? तो याद रखना दोस्तों, जब भोजन को निगला जाता है, अपन मुख गुहा में दांतों के द्वारा जिस भोजन को मिक्सअप कर लेते हैं, चबा लेते हैं, उस भोजन को, मतलब भोजन को निगलते समय यह ऊवुला क्या करता है? अंतःनासा छिद्रों को बंद करके रखता है। अंतःनासा छिद्रों को क्या करता है? बंद करके रखता है। तो ये बात आप लोगों को विशेष याद रखनी है। यू आकार की घंटी नुमा संरचना कौन से तालु का पार्ट है? कोमल तालु का पार्ट है। नाम क्या है इस संरचना का? विलम पेलेटाई या ऊवुला कहा जाता है। और ये ऊवुला काम क्या करता है? भोजन को निगलते समय यह आपके अंतःनासा छिद्रों को बंद करके रखता है। इसके अलावा अपन जीभ की बात करें तो जीभ क्या है? जीभ की यदि बात की जाए तो टोंग्यू, सभी को पता है कि प्रत्येक मनुष्य के मुख में एक जीभ होती है, लेकिन जब कभी कभार आप घर पे ज़्यादा बात करने लग जाते हो तो घर वाले या मम्मी बहुत बार बोलती है कि आज तेरा बहुत जीभ हो रही दिखे। अब जीभ तो एक ही, लेकिन एक जीभ कई सारी बातें कर रही है ना, इसलिए घर वाले बोलते हैं। तो आपको ज़्यादा शोर भी नहीं मचाना है। जीभ ध्यान देना दोस्तों, जीभ की अपन बात करें तो जीभ अस्थिर रहित संरचना होती है। अस्थिर रहित संरचना मतलब मैं बात करूं तो जीभ में किसी भी प्रकार की कोई हड्डी उपस्थित नहीं होती है। अब एक बात आपको याद रखना, जीभ को यदि आप ऊपर घुमाते हो तो आपको एक संरचना दिखती है। यहाँ आपके दांत और आपकी जीभ की फर्श के बीच में, तो यदि आप जीभ को ऊपर घुमाते हो तो एक संरचना आपको दिखती है। उस संरचना की यदि मैं बात करूं तो उस संरचना को कहा जाता है जिह्वा टाई या फ्रेनुलम कहते हैं उसको।
तो याद रखना आपकी जीभ मुख गुहा के फर्श, देखो मुख गुहा का छत तो है आपका तालु, और मुख गुहा का फर्श क्या, जीभ के नीचे वाला पार्ट। तो आपकी जीभ मुख गुहा के फर्श से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है उस संरचना को जिह्वाटाई या फ्रेनुलम कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जीभ के ऊपर विशिष्ट प्रकार की स्वाद कलिकाएं, जिन्हें स्वाद पेपीला कह सकता हूं या स्वादांकुर कहा जाता है। स्वाद पेपीला या स्वादांकुर। याद रखना दोस्तों, ये जीभ के ऊपर कैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, दानेदार संरचना जो आपकी जीभ के ऊपर उपस्थित है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना, ये दानेदार संरचनाएं जीभ के ऊपरी भाग पर उपस्थित है, निचले वाले पार्ट पर उपस्थित नहीं होती है। तो जीभ की संरचना की बात करें तो जीभ के ऊपरी भाग पर जो दानेदार संरचनाएं उपस्थित होती हैं उन दानेदार संरचनाओं को स्वादांकुर, स्वाद पेपीला या स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। और इनका काम क्या है, भोजन में उपस्थित स्वाद का ज्ञान कराना, या आपके भोजन में जो स्वाद उपस्थित है उस स्वाद का क्या करवाती हैं, आपको ज्ञान करवाती हैं। और इन स्वाद पेपीलाओं की जो संख्या होती है वो लगभग 10,000 होती है। तो जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, लगभग 10,000 होती है। अब अपन बात करें तो जीभ का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का आपको ज्ञान करवाएगा, तो जीभ के 4 पार्ट है। देखो दोस्तों, सबसे पहला आता है जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग। दूसरा आता है जीभ का पश्च भाग, पीछे वाला भाग, पश्च भाग। तीसरा पार्ट आता है जीभ का पार्श्व भाग, साइड वाले भाग। और चौथा पार्ट आता है आपकी जीभ का ऊपरी मध्य भाग, ऊपरी मध्य भाग। तो ध्यान देना दोस्तों, जीभ के 4 पार्ट हो चुके हैं आपके, एक आगे वाला पार्ट, एक पीछे वाला पार्ट, 2 साइड वाले पार्ट हो गए, और एक जीभ के ऊपर का बीच वाला भाग। आप जीभ को बाहर निकालते हैं तो ऊपर का बीच वाला भाग। तो ये 4 पार्ट हैं, ये किस किस प्रकार के भोजन का ज्ञान आप लोगों को करवाते हैं। तो जीभ का जो आगे वाला भाग है वो मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है, मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। ये आपको सबको पता है। जीभ का जस्ट पीछे वाला जो भाग है वो हमेशा कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है, कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। और जीभ के जो साइड वाले भाग हैं, पार्श्व जो भाग हैं, वो आपको खट्टे स्वाद का ज्ञान कराते हैं, खट्टे स्वाद का ज्ञान कराएंगे। और जीभ का जो ऊपरी मध्य भाग है आपका स्वाद बच गया एक, वो कौन सा है, नमकीन स्वाद। और दोस्तों याद रखना, आजकल के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्वाद अच्छा लगता है, नमकीन स्वाद। मार्केट की जितनी भी आपकी पकौड़ी, समोसे, बर्गर ये आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर याद रखना बिल्कुल किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन उपलब्ध नहीं है और आप लोगों के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक बना रहे हैं। आप लोग जितना अच्छा खान पान घर का करेंगे उतने आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से वही लोग मर रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। और यदि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन खाना है। तो दोस्तों ये आपके मुख गुहा की 2 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एक आपका तालु हो गया और दूसरा आपका जीभ हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट दांत और लार ग्रंथियां बची आपकी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। तब तक आप बने रहिए अपने सर हरीश कुमार के साथ, अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट के साथ। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है वैसा ही प्यार आप लोगों का मेरे साथ बनता रहा तो एक दिन आप लोगों के साथ आप लोगों की कामयाबी तो होगी, लेकिन मेरा नाम भी फ़ख्र से मैं ऊंचा उठा सकूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साइड में जो आपको घंटी का चिन्ह दिखता है उसको तो ज़रूर प्रेस करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।